हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपको शब्द पढ़ा रहे थे। शब्द में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते थे, उसको पढ़ा दिए थे पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो अगर आप ना देखे होंगे तो पहले पिछली वीडियो देख लीजिएगा, इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं शब्द जो है रचना, बनावट, गठन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इनको हम देखेंगे एकदम बेसिक से पूरा डीपली देखेंगे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर देख लेंगे, क्वेश्चन आए और क्वेश्चन ना हो पाए। तो अभी बीएड का एग्ज़ाम बहुत पास है, तो हम इसके लिए बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि बीएड में थोड़ा डीपली पूछा जाता है, और भी यूपीपी में भी आता है तो थोड़ा सा डीपली आता है। जैसे जीडी में हो गया, तो जीडी में रचना, बनावट, गठन के आधार पर ये सब पूछा नहीं जाता है। तो ये थोड़ा सा बीएड और यूपीपी के लिए अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा डीपली आता है। तो हम बात करते हैं रचना तथा बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। अगर हम देखते हैं रचना तथा बनावट के आधार पर, तो शब्द के 3 प्रकार होते हैं। इन तीनों प्रकार को हम देख लेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेंगे, इनके 3 प्रकार होंगे। तो सबसे पहला होता है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। तो हम इनको देखेंगे, रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं रूढ़, ये जो रूढ़ होते हैं इनको किसे कहते हैं, और यौगिक का देखेंगे और योग रूढ़ को देखेंगे। सबसे पहले हम रूढ़ को देखते हैं। जिनका सार्थक खंड ना किया जा सके उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनका सार्थक खंड न किया जा सके। और बात करते हैं यौगिक का। यौगिक का सार्थक खंड किया जाता है। सार्थक खंड किया जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं योग रूढ़ का, तो योग रूढ़ का भी सार्थक खंड किया जा सकता है। इसका थोड़ा सा पास हो जा रहा है, तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं पेन की, तो थोड़ा समझने में डेफिनेशन आसान हो जाएगा। इसका भी सार्थक खंड किया जा सकता है। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। जिनका सार्थक खंड ना किया जा सके उसे रूढ़ कहते हैं। सार्थक खंड ना किया जा सकते, जैसे कोई उदाहरण हो जाए, जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे लिया गया, जैसे लिख दिया जाए यहाँ पर आम। आम, अब इसका सार्थक खंड कैसे करेंगे? अगर हम इसका सार्थक खंड की बात करते हैं तो सार्थक खंड मतलब 2 भागों में बांट दें। जैसे देखो, पहला हो जाएगा आ और दूसरा हो जाएगा मा। तो इनका सार्थक खंड न कीजिए। सार्थक का मतलब होता है जैसे 2 खंड में बांट दो, दोनों का अर्थ हो, लेकिन आ का कोई अर्थ हो रहा है, नहीं हो रहा है। माँ का कोई अर्थ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए अमन। अमन, अमन का अगर हम सार्थक खंड करें तो एक जगह आ लिख दिया जाए और एक जगह मन लिख दिया जाए। तो आ का कोई अर्थ हो रहा है, नहीं हो रहा है। मन का तो हो ही रहा है, लेकिन दोनों का सार्थक खंड होना जरूरी है। तो उसे ही हम कहेंगे जब दोनों का अगर सार्थक खंड ना हो तो उसे हम रूढ़ कहते हैं। देखो, इसका सार्थक खंड नहीं हुआ, इसका हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? रूढ़ कहेंगे। अब बात करते हैं यौगिक। यौगिक ऐसे नाम से ही लग रहा है यौगिक। यौगिक मतलब जैसे लग रहा है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो यौगिक का मतलब होता है कि 2 शब्दों से मिलकर बना हो, इसका सार्थक खंड किया जा सके। यहाँ पर लिखा देखो, जिस सार्थक खंड किया जा सकता है। तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे कुछ भी लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए विद्यालय। विद्यालय, अब विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर अब अगर विद्यालय की बात करते हैं, यहाँ पर इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्या धन आलय। अब देखिए, इसके 2 खंड हो जाए
हो जा रहे हैं और दोनों के अर्थ भी आ रहे हैं, सार्थक खंड इसका हो रहा है। जैसे देखो विद्या, विद्या का अर्थ ज्ञान से होता है, और इसके साथ साथ आलय, आलय का अर्थ होता है घर। या अब इसके और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे विद्यालय हो गया, इसके साथ साथ हम और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे शिवालय हो गया, शिवालय हो गया, और भी मतलब जो भी जिसका भी सार्थक खंड किया जा सके। यहाँ पर इसका सार्थक खंड करेंगे तो शिव हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा आलय हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं योग रूढ़, योग रूढ़ किसे कहते हैं, तो लिखा गया इसका सार्थक, इसका भी सार्थक खंड किया जा सकता है, इसका सार्थक खंड किया जा सकता है, लेकिन इनके सार्थक खंड का जो अर्थ है इसका किसी तीसरे की तरफ संकेत कर देता है। जैसे हम इसके उदाहरण को देखते हैं, तो यहाँ पर हम इसके उदाहरण को देखते हैं। अगर हम योग रूढ़ के उदाहरण की बात करते हैं तो इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं सूल पहाड़ी, सूल पहाड़ी, यहाँ सूल कर देंगे, यहाँ पहाड़ी, पहाड़ी को, अब सूल का अर्थ हो जाएगा त्रिशूल, और पहाड़ी का मतलब होगा धारण करने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा, शंकर। ऐसे कुछ भी कर देंगे, विद्या बेड़ा पहाड़ी कर देंगे, बेड़ा पहाड़ी का मतलब हो जाएगा सरस्वती। ऐसे मतलब जिसका सार्थक खंड किया जा सके, उसके दोनों खंडों का अर्थ तीसरा हो जाए, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। तो साथियों, हम अभी यौगिक और योग रूढ़ में अंतर देखेंगे। दोनों के सार्थक खंड किए जा सकते थे, तो अब इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, उस अंतर को हम देख लेंगे ताकि यौगिक और योग रूढ़ पहचानने में थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे यौगिक किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं, दोनों में अंतर। जैसे कुछ उदाहरण मिलते हैं, उसमें समझ नहीं आता है कि हमें ये यौगिक करना है कि योग रूढ़ करना है, तो उसको हम देखेंगे। यौगिक किसे कहेंगे, यौगिक जिसका, जैसे हम यौगिक की बात करें और योग रूढ़, तो इसके अर्थ में अंतर ना दिखे। जैसे इसके अर्थ में क्या दिखेगा, इसके अर्थ में अंतर न दिखता है। अब योग रूढ़ के बात करें तो योग रूढ़ में क्या होता है, योग रूढ़ में इसके अर्थ में अंतर दिखता है, इसके अर्थ में अंतर दिखता है। तो ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा कि इसके अर्थ में अंतर दिखता है, इसके अर्थ में अंतर ना दिखता है, इसके अर्थ में अंतर दिखता, तो ऐसे लिख के समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम इसके कुछ एग्जाम्पल से या फिर कुछ उदाहरण से अगर हम बात करते हैं तो फिर आपको अभी तुरंत समझ में आएगा। पहले हम इसके उदाहरण देखते हैं, उसके बाद आपको तुरंत ही समझ में आएगा। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं, प्रधानमंत्री ले लेते हैं। प्रधानमंत्री, अब इसका हम अगर सार्थक खंड करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रधान, और इसका क्या हो जाएगा मंत्री, प्रधान प्लस मंत्री। अब अगर दोनों की बात करते हैं, प्रधान प्लस मंत्री का हो जाता है प्रधानमंत्री, मतलब अर्थ में अंतर नहीं दिखा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं यौगिक। क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। अब अगर हम बात करते हैं योग रूढ़, तो योग रूढ़ का मतलब होता है कि जैसे इसमें अर्थ के आधार पर अंतर दिख जाए। जैसे अभी लिख दिया जाए चारपाई, चारपाई, अगर हम इसको दो खंडों में बांटे, फिर दो खंडों में देखें, इसका सार्थक खंड करें तो इसको हो जाएगा चार और इधर हो जाएगा पाई। अब अगर हम बात करते हैं चार पाई, तो इसको हम देखो दो सार्थक खंडों में बांट दिए, एक हो गया चार और एक हो गया पाई। यहाँ पर तो अगर हम इसको देखें तो चार पाई किसको किसको कह सकते हैं, चार पाई मतलब एक तो हम खटिया को कह सकते हैं और बकरी को कह सकते हैं। तो इसका मतलब अर्थ में अंतर दिख जाता है, मतलब इसका दो या तीन अर्थ हो सकता है। जैसे चार पाई
चौपाया भी सारे लोग कह देते हैं, जैसे पशु वशु रहते हैं तो उनको कहते हैं चौपाया है, मतलब इनके 4 पैर हैं। या फिर जो खटिया हो गई, खाट हो गई, उसको भी कहते हैं 4 पैर वाला। ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाते हैं। जैसे लिख दिया जाए अंडज हो जाए, तो ये अंडज का भी आएगा तो ये रूढ़ में आएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिख के अभी दिखा रहे हैं। तो साथियों हम 4 उदाहरण लिख दिए, इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कौन जैसे यौगिक है, कौन सा योग रूढ़ है। अब देखो इसका अगर हम सार्थक खंड कर सकते हैं तो ए हो जाएगा पंक और ए हो जाएगा जा। पंक और जा मतलब क्या हो जाएगा? पंक का अर्थ होता है कीचड़, जा का मतलब होता है जन्मा। तो कीचड़ में कौन जन्मता है? कमल। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा योग रूढ़ हमारा है। यहाँ पर पंख का हो जाएगा कीचड़, जैसे जन्मा। तो कीचड़ में अगर बात करते हैं तो कौन जन्मता है? कमल। तो इसका जो अर्थ है ये इसमें अंतर दिख जाएगा। देखो पंकज और इसमें अगर हम इसके अर्थ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कमल हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम योग रूढ़ कह सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। अब बात करते हैं जलज। जलज मतलब जल और जा। जल में जन्मा, जल में कौन जन्मता है, किसका जन्म होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसके अर्थ में देखेंगे तो इसके अर्थ में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं चौखट। चौखट को अगर हम बात करें, चौखट में क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा चौ और अगला शब्द हो जाएगा खट। तो ये भी जो है इसका भी अर्थ तुरंत ही बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये योग रूढ़ हो जाएगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को सबसे पहले मुख कर देंगे। इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मुख और प्लस मंत्री। अब इसका देखो मुख और मंत्री बिल्कुल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो। मुख्यमंत्री यहाँ भी था, मुख्यमंत्री यहाँ भी था, कैसे भी कर दो, ये क्या हो जाएगा? यौगिक। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, जो ये सब सारे शब्द आते हैं ये सब यौगिक में आएंगे। बस आपको देखना है कि जो इसका अर्थ होगा, इसके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। इसी से आप यौगिक और योग रूढ़ का निर्धारण कर सकते हैं। साथियों अगर हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर भी शब्द के कितने प्रकार हो सकते हैं? शब्द के 2 प्रकार हो सकते हैं। जैसे एक हम बात करते हैं, ये 2 कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं इसके? एक हो जाएगा सार्थक और दूसरा हो जाएगा निरर्थक। क्या हो जाएगा? दूसरा निरर्थक हो जाएगा। अब इसकी हम अगर बात करते हैं सार्थक किसे कहते हैं और निरर्थक किसे कहते हैं, तो सार्थक उसे कहते हैं जिसका अर्थ होता है, जिसका थोड़ा सा साफ लिखें, जिसका अर्थ होता है, जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है कह सकते हैं, और जिसका कोई अर्थ नहीं होता हो। जिसका कोई अर्थ ना हो लेकिन साथ साथ में हमेशा प्रयोग में आता है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे सार्थक किसे कहेंगे, निरर्थक किसे कहेंगे, तो हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे हम बात करते हैं खाना। खाना के साथ हमेशा क्या कह देते हैं? वाना। खाना वाना खाया, ऐसे सारे लोग बोलते हैं खाना वाना खाए। तो खाना तो सार्थक शब्द है, लेकिन वाना क्या है? ये वाना हो जाएगा निरर्थक। ऐसे हम कहते हैं चाय, वाय। ये चाय जो है सार्थक हो जाएगा, लेकिन ये वाय क्या हो जाएगा? हमेशा साथ ही साथ दोनों प्रयोग बोले जाते हैं, दोनों प्रयोग में आते हैं। तो ये वाय जो हो जाएगा निरर्थक हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द, चाय वाय, खाना वाना, पानी वानी, दाना वाना, तो जो उसके साथ ये लगभग जो निरर्थक शब्द होते हैं वहाँ से शुरू हो जाते हैं। इनकी जो शुरुआत होती है वहाँ से ही होता है लगभग, तो उन्हें हम निरर्थक कहते हैं। जैसे देखो वाय का तो कोई शब्द अर्थ नहीं हो रहा है, लेकिन चाय के साथ हमेशा चाय वाय पिए, भैया आप चाय वाय पिए, खाना वाना खाए,
पानी वानी पिए, जैसे पानी वानी, यहाँ पर पानी वानी, दाना वाना, ये सब जो होते हैं ये निरर्थक होते हैं, इनके शुरुआत जो है वहाँ से, अब इस वाणी का कोई अर्थ नहीं हो रहा, तो इसे हम कहेंगे निरर्थक। अगर हम बात करते हैं सार्थक शब्द, सार्थक शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं, उन चारों प्रकारों को हम देख लेते हैं। सार्थक शब्द के जो हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इनके 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं हम इसी तो इसको भी देख लेते हैं। इनके 4 प्रकार होंगे। 4 प्रकार में कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले होता है समानार्थी, समानार्थी शब्द होता है। उसके बाद होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी हो गया। और उसके बाद क्या होगा? विलोम हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हैं सार्थक शब्दों के 4 प्रकार। समानार्थी को ये पर्यायवाची कह सकते हैं। अनेकार्थी मतलब जैसे कोई शब्द लिख दिया जाता है तो उसको कहीं कहीं कुछ पढ़ लिया जाए, कहीं कहीं कुछ, उसके अर्थ चेंज होते रहेंगे। विलोम का पता ही होगा, अगर ऊपर बोला जा रहा है तो उसका अर्थ नीचे हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे लिखा जाए जिसे कोई युद्ध में हरा ना सके, तो उसके लिए एक शब्द में हम कह सकते हैं, तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, इसको हम देख लिए अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते थे, सार्थक और निरर्थक। अब हम बात करते हैं विकार के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। साथियों, अगर हम बात करते हैं विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार, अगर हम बात करते हैं विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार, तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में कैसे कैसे बांटेंगे? इसको हम विकारी और इसे हम अविकारी, अविकारी या फिर अव्यय, या फिर हम इसको अव्यय कह सकते हैं। अब बात करते हैं विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं। विकारी हुए शब्द होते हैं जो विकारी लिंग वचन संज्ञा के, लिंग वचन संज्ञा के आधार पर इसका लिंग वचन संज्ञा के आधार पर इसका परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात करते हैं अविकारी, तो इनका लिंग वचन संज्ञा के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। देखो, अब विकारी किसे कहेंगे? लिंग वचन संज्ञा के आधार पर इनका परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं अविकारी में, तो लिंग वचन संज्ञा के आधार पर इनका परिवर्तन नहीं किया जाता। अब बात करते हैं विकारी। विकारी में कितने प्रकार होते हैं? तो विकारी में भी हम 4 प्रकार देख सकते हैं। इसमें इसके भी 4 प्रकार होते हैं। इन चारों प्रकार को हम यही देख लेते हैं। संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद विशेषण और साथ साथ क्रिया। अगर हम बात करते हैं अविकारित, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। इसके भी 4 प्रकार को हम यही देख लेंगे। इसके भी 4 प्रकार होंगे, इसको हम यही देख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण, और दूसरा हो जाएगा संबंध बोधक, और तीसरे को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तीसरा क्या हो जाए? तीसरा चौथे को हम यहाँ लिख देंगे
नीचे जगह नहीं है। तीसरे को हम कहते हैं संबंध बोधक हो गया, उसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और चौथा हो जाएगा विस्मयाद बोधक। विस्मयादि बोधक। तो साथियों ये था विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार। विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी उसे कहते हैं जो लिंग वचन संज्ञा के आधार पर जिसका परिवर्तन हो जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे संज्ञा किसी का नाम है, नाम में परिवर्तन हो जाएगा, वह जाता है तो वह जाती हो जाएगा, मतलब खाता है तो खाती है, तो यहाँ परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर लिंग वचन संज्ञा के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। विकारी को 4 भागों में बांटते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, और अविकारी को भी 4 भागों में बांटते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद बोधक। तो ये था हमारा आज शब्द का जो पूरा पाठ था, ये यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं जो शब्द है इसका पूरा चैप्टर्स आपको समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी जो बीएड का एग्ज़ाम है यहाँ से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो जो समझ में ना आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें ज़रूर भेजिएगा। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।